मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ा रहे थे कि सारणिक में आव्यूह से जो है दिए गए रैखिक समीकरण निकायों को कैसे हल किया जाएगा, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले जितने भी बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, अगर उसका मॉडल पेपर उठा के हम देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिखा गया है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। और उसमें दिया क्या जाता है कि ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा, निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1 और 4x - 3y + 2z = 4 को आव्यूह से हल कीजिए। इतना ही क्वेश्चन हमें दिया जाएगा। इसमें क्या रहेगा, 3 चर में 3 समीकरण निकाय रहेंगे और उसे हमें आव्यूह से हल करना है। अब इसके हल करने का प्रोसेस क्या होता है, अब हम देखते हैं उसको। तो हल करने के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी समीकरण निकाय दिया जाएगा उसको हम लिखना चाहें तो ax = b के रूप में हम लिख सकते हैं। जहां पर अगर समझा जाए तो जो a है हमारा, वो a जो है वो x y z के जो गुणांक हैं उनसे निर्मित एक आव्यूह होता है। जो कैपिटल X हमारा है, ये x y z से निर्मित एक आव्यूह होता है। और जो कैपिटल B हमारा है, ये जो हमारे यहाँ पे अचर पद दिए जाते हैं, इन अचर पदों से निर्मित क्या होता है, एक आव्यूह होता है। तो इसको क्या करेंगे, ax = जो b हम लिखे हैं इसको हम समीकरण को ही मान लेंगे। मान लेते हैं ये समीकरण क्या है, 1 है। ठीक, अब यहाँ पे हम a, x और b इन सभी आव्यूहों को इसकी सहायता से परिभाषित कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे जहां a = ये एक आव्यूह हो जाएगा जिसमें x y z के गुणांक रहेंगे। तो 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2, ऑर्डर इसका क्या रहेगा 3 × 3। उसके बाद b हमारा क्या है इसमें, तो b हमने बताया था जो हमारे अचर पद होते हैं उनसे निर्मित क्या होता है, आव्यूह होता है। तो इससे निर्मित आव्यूह अगर हम लिखें यहाँ पे तो 8 1 4, इसका ऑर्डर क्या है हमारा 3 × 1। और तीसरा हमारा क्या है x। और ये जो x होता है वो जो भी इसमें चर उपयोग किए जाते हैं, जैसे x y z जो 3 चर इसमें दिए गए इनसे निर्मित क्या होता है, आव्यूह होता है। तो x y z 3 × 1, तो 3 × 1 इसका भी क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था जब भी आव्यूह से किसी भी समीकरण निकाय को हल किया जाएगा तो हम सबसे पहले आव्यूह जो a हमारा दिया गया है इसका हम मॉड निकालेंगे। तो पहले मॉड a इसका निकालेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे मॉड a = और मॉड का मतलब होता है कि आव्यूह के मानों को या आव्यूह के जो अवयव हैं उनको सारणिक में रख के और उसको हल करें, यही होता है मॉड a का मतलब। अब आव्यूह के जो अवयव हैं उसको हम सारणिक में लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमने कहा था सारणी को हल करने से पहले जो पहली पंक्ति दी गई है इसके पहले चिन्ह को हम परिभाषित कर देंगे। तो जो इसका चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस। अब जब हम पहला अवयव यहाँ पे लेंगे तो पहला अवयव हमारा क्या है, 3 है। अब पहला अवयव जब लिया जाएगा तो हमने कहा था जिस पंक्ति में होगी उसको छोड़ देंगे, जिस स्तंभ में होगा उसे छोड़ देंगे। जो भी अवयव हमारे बचेंगे उसमें मुख्य विकर्ण का हम पहले गुणा करेंगे। तो मुख्य विकर्ण हमारा ये है, इसका गुणा करेंगे 2 × 2, फिर माइनस, इस सूत्र का चिन्ह है। दूसरे विकर्ण का जब गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस और 3 × कितना हो जाएगा 3। उसके बाद अगला अवयव जब लेंगे तो माइनस ये फार्मूले का है और ये माइनस अवयव के साथ लगाया गया था, तो माइनस का गुणा क्या हो जाएगा +2। अब क्या करेंगे, जब हम -2 के सापेक्ष इसको हल करेंगे तो ये पहली पंक्ति में इसको छोड़ देंगे और किस स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में इसको छोड़ देंगे। तो मुख्य विकर्ण जो हमारा बचेगा वो ये बचेगा। मुख्य विकर्ण का जब गुणा करेंगे तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 में -1 का गुणा करेंगे तो -4 होगा। और जब -4 यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4। अब उसके बाद अगला अवयव हमारा क्या है, धन 3। अब इसमें क्या करेंगे, हम पहली पंक्ति में है तो इसको छोड़ देंगे और तीसरे स्तंभ में है तो इसे छोड़ देंगे।
तो हमारे पास अवयव बचे 2, 1, 4 माइनस 3। अब इसमें जब मुख्य विकर्ण का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस और 2 दिया 6, तो ये हो जाएगा हमारा -6। उसके बाद फिर दूसरे विकर्ण का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा -4। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 3, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, घन 2 और 4 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, घन 3 -6 -4 कितना हो जाएगा -10। और जब इसको हल करेंगे तो 3 में 1 से -1 से गुणा करेंगे तो -3, 2 में 8 से गुणा करेंगे तो 16 और 3 में 10 से गुणा करेंगे तो -30। और उसके बाद हो जाएगा -30 और 3, क्योंकि ये चिन्ह समान है तो इसको हम जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा हमारा ये 33। अब जब इसको हम घटाएंगे तो 33 में से हम 16 घटाएंगे तो 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह जब लगाएंगे घटाने के बाद तो -17। तो हमने देखा कि जो भी आव्यूह a का मान दिया गया था आव्यूह का, उसको जब हमने मॉड a के रूप में परिवर्तित करके उसको हल किया तो मॉड a का मान हमारा कितना आया -17 आया, जो कि 0 नहीं है। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख देंगे, चूंकि मॉड a नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब जो दिया गया हमारा आव्यूह है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और व्युत्क्रमणीय जब आव्यूह होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा a इनवर्स होगा वो परिभाषित होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए आव्यूह a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब इतना हम करने के बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में बताया गया था आपको a इनवर्स निकाला कैसे जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, हम जो भी आव्यूह हमारा दिया गया है इसके हम सहगुणनखंड पहले निकालेंगे, सहगुणनखंडों से निर्मित फिर एक आव्यूह निकाला जाएगा, फिर उसका जब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसको हम एडजॉइंट के बराबर दिखाएंगे और फिर उसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे। अब देखेंगे इसके आगे कैसे हल करेंगे इसको हम। तो यहां पे हम लिखेंगे आव्यूह a के सहगुणनखंड। तो आव्यूह a के सहगुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे C11। हमने बताया था इसके पहले के वीडियो में कि C11 जब भी करेंगे तो इसका मतलब ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ के जो भी अवयव होगा उसी को हम पहले हल करेंगे। तो C11 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर करेंगे -1 की घात, यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की संख्याओं का योगफल कर लिया जाता है तो 1 + 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक उप सारणी बनता है और इस उप सारणी प्राप्त कहाँ से करते हैं, इसको हम C11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ के, तो आव्यूह a में पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा उप सारणी। तो 1 -1 -3 2 बराबर, अब -1 की घात अगर यहाँ पे हमारी सम होती है तो दिए गए उप सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर -1 की घात तो यहाँ पे अगर विषम होगी तो जो भी दिए गए सारणी का मान होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। उसको हल करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस और 3 एकम 3, 2 में से 3 घटाएंगे -1। तो इस उप सारणी के मान में परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि -1 की घात क्या है, यहाँ पे सम है। अब अगला निकालेंगे C12, तो ये हो जाएगा -1 की घात 1 + 2। अब पहली पंक्ति छोड़ देंगे और दूसरा स्तंभ, तो उप सारणी क्या बना 2 4 -1 2, ये हो जाएगा माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि -1 की घात क्या है, विषम है। अब इसको हल करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 4 में -1 से गुणा करेंगे तो -4 होगा, माइनस क्या हो जाएगा +4, तो 4 4 8 हो जाएगा -8। उसके बाद C13 तो -1 की पावर 1 + 3। अब पहली पंक्ति छोड़ देंगे और तीसरा स्तंभ, तो बचा क्या 2 1 4 -3 बराबर, इसको जब हल करेंगे तो -3 का 2 से गुणा करेंगे तो -6 -4 एकम 4 और -10। अगला जब लेंगे तो C21 तो जाएगा -1 की पावर 2 + 1। दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे, पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो -2 3 -3 2।
इसको जब हल करेंगे तो माइनस क्योंकि माइनस एक की घात विषम है। अब 2 दूनी 4 तो -4 माइनस 3 त्रिका 9 -9 होगा, तो जब माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो +9, 9 में से 4 हटाएंगे तो 5, माइनस से गुणा करेंगे तो -5, C2 2 तो -1 की पावर 2 + 2। अब दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 3 4 3 2, तो 3 4 3 2 बराबर, इसको जब हल करेंगे 2 3 6 -4 10 12, 6 में से 12 घटाएंगे तो -6, और अगला हो जाएगा C2 3 तो -1 की पावर 2 + 3, यहाँ पे उसाणी दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे, तीसरा स्तंभ तो बचेगा क्या 3 - 2 4 - 3 बराबर, -1 की घात विषम है माइनस का चिन्ह, और 3 त्रिका 9 -9, फिर -4 दूनी 8 -8 होगा तो माइनस का पूरा +8, 9 8 में से 9 घटाएंगे -1, और -1 का माइनस से गुणा करेंगे तो 1। अगला जब हम इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा C31 = -1 की पावर 3 + 1, उपसाणिक हम एक बनाएंगे। तीसरी पंक्ति तो पहला स्तंभ हम छोड़ देंगे तो -2 3, और यहाँ पर बचेगा 1 -1 बराबर, इसको हल करेंगे 2 1 कम 2 -3 1 कम 3, 2 से 3 घटाएंगे -1, C32 -1 की घात 3 घन 2 उपसाणिक, तीसरी पंक्ति छोड़ देंगे और दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 3 2 3 -1 3 2 3 -1 -3 कम 3 -3 दूनी 6 6 3 9, और फिर माइनस का गुणा कर जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 9। फिर C33 तो -1 की पावर 3 + 3, तीसरी पंक्ति छोड़ देंगे और तीसरा स्तंभ तो बचेगा क्या हमारा 3 -2 2 1, इसको जब हल करेंगे तो 3 कम 3 -2 दूनी 4, और हो जाएगा +4 तो 4 3 7। तो हमने देखे कि हमारे कितने अवयव दिए गए 3 3 6 3 9, और हमने 9 गुणनखंड निकाल लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो 9 हमने अवयव निकाले हैं वो दिए गए आव्यूह के क्या है सहगुणनखंड है। तो आगे हम लिखेंगे आव्यूह A के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, तो आव्यूह के एक सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह को किससे दर्शा रहे हैं C से। अब यहाँ पे सारे अवयव लिख सकते हैं C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ऑर्डर क्या है 3 × 3, इनके सभी मानों को यहाँ पे हम क्रम से लिख देंगे। तो ये है -1 -8 -10, तो -1 -8 -10, अगला हमारा हो जाएगा -5 -6 1, और अगला हो जाएगा हमारा -1 9 7, ऑर्डर क्या है इसका 3 × 3। अब यहाँ पर निकालेंगे एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A जो होता है हमारा वो C' होता है। C' को हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि जो भी हम, तो अब इसमें एडजॉइंट A जब निकालेंगे बराबर तो C' हो जाएगा, और C' का मतलब होता है कि जो भी आव्यूह हमने C निकाला है उसकी पंक्तियों को स्तंभों में क्या करें परिवर्तित कर दें, या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें। तो यहाँ पे देखेंगे जितनी भी पंक्तियां सबको स्तंभों में लिखेंगे, तो -1 -8 -10, फिर -5 -6 1 -1 9 7, और इसका ऑर्डर क्या जाएगा 3 × 3। अब जब हम एडजॉइंट A हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे A इनवर्स निकाला जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं परिभाषा से A इनवर्स = होता है 1/mod A, और यहाँ पे लिखा जाता है एडजॉइंट A। अब उसके बाद बराबर 1/mod A का जो मान हमने निकाला था -17 हमने निकाला था, एडजॉइंट A का मान हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3। तो बच्चों हो सकता है यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब इसके आगे हम देखते हैं इसको आगे कैसे हल। बच्चों इसमें हमने देखा A इनवर्स का मान हमारा कितना आया 1/-17 है हमारा, और ये हमारा एडजॉइंट A का मान है जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक, अब इसके आगे का प्रोसेस हम क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जैसा कि समीकरण 1 हमने ऊपर माना था ax = b, यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो ये हमारा आएगा a इनवर्स b। अब इसको अगर हम लिखना चाहें इनके मानों को तो x हमारा क्या था, x y z से निर्मित हमारा एक अवयव था। ऑर्डर क्या था 3 × 1। a इनवर्स का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 1/-17, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये -1, -5, -1, -8, -6, 9, -10 और 1 7। इसका ऑर्डर क्या 3 × 3। और यहाँ पे b का मान भी हम निकाले थे तो 8 1 4। इसका भी ऑर्डर क्या हमारा 3 × 1। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए पहले हम इन दो अवयवों का आपस में गुणा करेंगे। ठीक, तो गुणा करने का प्रोसेस क्या होता है, और गुणा तभी दो अवयवों का किया जा सकता है जब पहले अवयव के स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव की पंक्ति की संख्या के यदि इक्वल है, तभी हम दो अवयवों के गुणनफल को परिभाषित कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उन अवयवों का गुणा करना संभव नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैसे गुणा किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x y z, ऑर्डर इसको हो जाएगा 3 × 1 = 1/-17। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब जब हम इसका गुणा करेंगे यहाँ पे, तो गुणा करने का नियम क्या होता है कि पहले अवयव की हम पहली पंक्ति ले लेते हैं। तो पहले अवयव की ये हमारी पहली पंक्ति है और दूसरे अवयव का हम पहला स्तंभ लेते हैं, और फिर जो इनके संगत अवयव हैं इनका हम गुणा करके योगफल कर लेते हैं। ठीक ना, तो ध्यान से इसको समझिएगा क्योंकि अवयव में सबसे महत्वपूर्ण गुणा ही होता है। और गुणा करने की विधि अगर बच्चों के समझ में आ गई तो ये सवाल सबसे सरल है और हर बच्चे को बोर्ड परीक्षा में ये 8 नंबर दिलाता है। ठीक ना, तो देखिएगा इसे गुणा कैसे किया जाता है। तो ये पहली पंक्ति है और ये क्या है, पहला स्तंभ है। तो जब इनके संगत अवयवों का आपस में गुणा किया जाता है तो पहला अवयव हमारा -1 है, यहाँ पे 8 है। 8 में -1 से गुणा करेंगे तो -8। उसके बाद फिर धन, अब धन का चिन्ह यहाँ पे लगा लेंगे हम। दूसरा अवयव -5 है, यहाँ पे 1 में गुणा करेंगे तो -5, फिर धन। फिर अगला क्या है, -1 है, यहाँ पे 4, तो 4 में -1 से गुणा करेंगे तो -4। इसको हम छोटा कर सकते हो ये। अब उसके बाद जो है पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा हो गया हमारा। अब इसके आगे स्तंभ नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगली पंक्ति लेंगे। तो दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे पहले स्तंभ से। तो अब दूसरी पंक्ति जाएंगे तो -8 का गुणा पहले 8 से करेंगे तो माइनस हो जाएगा 8 × 64। उसके बाद धन, -6 का गुणा जब 1 में करेंगे तो -6, धन 9 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 9 × 36। अब तीसरी पंक्ति में जब जाएंगे तो तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा होगा। तो -10 का 8 में जब गुणा करेंगे तो 10 × 8 = 80। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो धन 1, फिर 7 × 4 कितना हो जाएगा हमारा ये 28। और इसका ऑर्डर हमारा क्या रहेगा 3 × 1। अब जब इसको हम हल करेंगे तो x y z, ऑर्डर इसका क्या रहेगा 3 × 1 = 1/-17। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट पहले हटा के इसको सरल कर लेंगे। तो ये इसका ऑर्डर पहले ले लेंगे 3 × 1, तो यहाँ हो जाएगा -8 -5 -4, ये हो जाएगा -64 -6 और धन 36, और ये हो जाएगा हमारा -80 और धन 28 में जोड़ेंगे तो 29। अब जब इसके आगे में इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x y z, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1 = 1/-17। अब इसको जब हम देखेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 4 9 9 8 कितना हो जाएगा 17। समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं और चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो -17 हो गया हमारा। अब 64 में पहले हम 6 जोड़ेंगे तो 64 6 हो जाएगा हमारा कितना 70। तो ये हो जाएगा -70 और धन कितना है 36। और उसके बाद अगला हमारा -80 दिया गया। 80 में से हम क्या करेंगे 29 घटा देंगे। 10 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, और 7 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। ऑर्डर क्या रहेगा इसका 3 × 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे x y z, यहाँ पे जाएगा 3 × 1 बराबर 1/-17 और -17 यहाँ पे हो जाएगा। अब 70 में से 36 घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, और हो जाएगा -51।
आर्डर इसका क्या रहेगा 3 क्रॉस 1। अगले में क्या करेंगे स्टेप में, तो एक्स वाई जेड आर्डर यहाँ पे 3 क्रॉस 1 रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे बाहर हमारा जो 1/-17 दिया गया है, तो -17 को जो हम अंदर लेकर जाएंगे तो जितने भी अवयव दिए गए सब में हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो -17 से अगर हम सब में भाग कर दें तो पहले में जब भाग करेंगे तो -17 से -17 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, -17 से -34 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, 17 दूना 34 होता है। -17 से -51 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 17 कितना होता है 51। उसके बाद आर्डर क्या रहेगा 3 क्रॉस 1। अब जब यहाँ तक हम इसको कर लेंगे तो हम देख रहे हैं कि दो आव्यूहों के यदि आर्डर आपस में बराबर हो, जैसा कि इसमें दिखाया गया, पहले का आर्डर जो 3 क्रॉस 1 है, दूसरे का आर्डर भी क्या है 3 क्रॉस 1 है। तो दो आव्यूहों के यदि आर्डर आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम दिखा सकते हैं कि x का मान इसके बराबर होगा, y का मान इसके बराबर और z का मान इसके बराबर। तो हम इसको कह सकते हैं, इसलिए x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। यही हमारा आव्यूह विषय x y z का क्या आ गया, मान आ गया। ठीक, अब हम बोर्ड परीक्षा में अगर इस सवाल को अगर हम लगाते हैं तो लगाने के बाद अगर उत्तर की जांच करनी हो तो भी हम कर सकते हैं कि जो सवाल लगाया गया वो सही है क्या है, गलत है। तो सही गलत की पहचान कैसे करेंगे, x y z के जो भी मान हमारे आए हैं, इन मानों को जो भी हमारे ऊपर समीकरण दिए गए हैं उन समीकरण में रख के हल करेंगे। यदि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं तो जो भी सवाल हम लगाए हैं वो सवाल हमारा 100% क्या है, सही है। तो अब कैसे चेक करेंगे इसको, तो पहला समीकरण अगर हम देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर की जांच। तो पहला समीकरण है 3x - 2y - 3z + 3z = 8। अब मान रखेंगे तो 3 × 1 - 2 × 2 और धन 3 × 3 बराबर 8। अब 3 एकम 3 - 2 दूनी 4 और धन 3 त्रिका 9 बराबर 8 और 9 3 कितना हो जाएगा 12 - 4 बराबर 8। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बराबर 8। तो हमने देखा कि जब x y z के मान को हमने पहले समीकरण में रखा तो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब दूसरे में भी बराबर होगा और तीसरे में भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब आव्यूह विधि से यदि हमको x y z के मान को निकालने के लिए कहेगा तो इस विधि से हम x y z के मानों को सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अब इसके आगे हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप उसको घर पे लगाइएगा और यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। हाँ तो बच्चों ये सवाल सैंपल पे लिखा गया है आपको घर पे लगाने के लिए। इसमें दिया गया निम्नलिखित समीकरण निकाय हमारा क्या है 2x + 3y + 3z = 5। अगला हमारा x - 2y + z = -4 है और अगला हमारा 3x - y - 2z = क्या है 3 है। इस समीकरण निकाय को किस विधि से हल करना है, आव्यूह विधि से हल करना है। अगर कहेगा आव्यूह विधि से हल कीजिए तभी हम इस विधि का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो आप सब इसको जो है अपने घर पे जैसे हम बताए हैं सिर्फ इसी विधि से आप इसको लगाइएगा और कोई भी समस्या आती है तो कमेंट की सहायता से आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।